मैं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम और साथ ही उनकी जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं या फिर साहित्य है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, नहीं तो आप सभी का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिस हो जाएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मीन्स आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 साहित्यकारों के बारे में बताने वाली हूँ। और ये 3 साहित्यकार कौन कौन है फ्रेंड्स? सबसे पहले हैं लोचन प्रसाद पांडे जी। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी। दूसरे हैं मुकुटधर पांडे जी। कौन? मुकुटधर पांडे जी। और तीसरे नंबर पर है पंडित बंशीधर पांडे जी। कौन? पंडित बंशीधर पांडे जी। ठीक है। और ये जो तीनों है फ्रेंड जांजगीर चांपा जिले के बालपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जांजगीर चांपा जिले के बालपुर से। जैसा कि नाम ही क्या है, बालपुर। तो ये जो तीनों साहित्यकार हैं वो बचपन से ही बहुत ही एक्टिव हैं। ठीक है, मीन्स बचपन से ही इनमें साहित्य के बारे में जानने में, साहित्य लिखने में बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोचन प्रसाद पांडे जी से। किन से स्टार्ट करते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी से। तो ये जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी है फ्रेंड्स, इन्हें ऐतिहासिक सामग्री इकट्ठा करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। मीन्स ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता है। कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता है। और पुरातत्ववेत्ता किन्हें कहते हैं? जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, मीन्स जो हमारे इतिहास से संबंधित है, हमारी सभ्यता से संबंधित है, जो भी स्थल मिलते हैं ऐतिहासिक स्थल, इनके बारे में जानना, इसके बारे में लिखना, इन सब चीजों में इन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए ये जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। और इनकी रचनाएं भी हैं, 2 रचनाएं हैं। जैसा कि अगर आप सभी जानते होंगे तो जो जांजगीर चांपा जिला है, यहीं पर ही मिला है गुंजी का शिलालेख। क्या मिला है? गुंजी का शिलालेख। और एक और चीज मिली है, क्या मिला है? किरारी का काष्ठ स्तंभ। मीन्स किरारी में मिला है काष्ठ स्तंभ और गुंजी में मिला है शिलालेख। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है? ये ऐतिहासिक चीजें हैं, है ना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी शिलालेख जो है पहले ही लिखा जाता था, काष्ठ स्तंभ भी पहले ही बनाया जाता था, तो ये इतिहास से संबंधित है। और इन दोनों के बारे में किन्होंने अध्ययन किया? छत्तीसगढ़ में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने। क्योंकि इन्हें इतिहास के बारे में जानना, इसके बारे में लिखना इन्हें बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो इनकी 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सा? गुंजी का शिलालेख और किरारी का काष्ठ स्तंभ। ठीक है, क्या क्या रचनाएं हैं? गुंजी का शिलालेख और किरारी का काष्ठ स्तंभ। आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि इन्हें इतिहास में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो इन्होंने अपने जिले के ही 2 महत्वपूर्ण जो शिलालेख है और जो काष्ठ स्तंभ है उसी के बारे में लिख दिया। क्या क्या लिखा है? किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख। मैं आप सभी के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आप सभी को एक ही वीडियो में सब कुछ याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ध्यान से सुनिए और याद करते जाइए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बार बार वीडियो को देख सके। इसलिए इस एक ही वीडियो में आप सभी पॉज कर करके सुन के याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे फ्रेंड, इनकी एक और विशेषता है। क्या विशेषता है फ्रेंड्स? इनकी ये विशेषता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार भी हैं। मीन छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक जिसका नाम है कलिकाल। क्या नाम है? कलिकाल। ये किन्होंने लिखा है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने लिखा है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक भी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन है। ठीक है, और इनके नाटक का नाम पूछ देगा, कलिकाल का नाम। और ये हो सकता है ये भी पूछ दे कि कलिकाल क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी किसी भी रचना का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये उपन्यास है कि नाटक है कि क्या है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि ये जो कलिकाल है वो क्या है? नाटक है। अब इसके आने की संभावना और भी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक है। ठीक है, चलिए एक और रचना है इनकी पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी की, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलॉक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। क्या नाम है? ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलॉक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी।
जैसे कि मैं आप सभी को बताई कि इन्हें ऐतिहासिक सामग्री के बारे में जानना बहुत ही पसंद है, साथ ही ये व्याकरण के भी रचयिता है। ठीक है, व्याकरण के बारे में भी लिखना इन्हें पसंद था। मीन्स इन्होंने छत्तीसगढ़ी जो साहित्य है उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही ये जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं उन्होंने बहुत ही प्रामाणिक शोध भी किए हैं, क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं वो यही काम करते हैं, मीन्स प्रमाण देते हैं किसी भी चीज का। तो इन्हें जो भी मिला है, मीन्स जो भी इतिहास से संबंधित सामग्री है इनके बारे में शोध किए हैं और इन्हें प्रमाणित भी किए हैं। ठीक है, साथ ही इनको एक उपाधि भी दी गई है, साहित्य वाचस्पति की उपाधि। क्या उपाधि दी गई है? साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई है। तो इतने सारे फैक्ट्स आप सभी को पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में जानना है। ठीक है, और आप सभी को याद भी रखना है। अब चलते हैं इनके अगले भाई के बारे में देख लेते हैं। तो इनके अगले भाई कौन है? पंडित बंशीधर पांडे, मीन्स इनसे छोटे हैं। और ये जो पंडित बंशीधर पांडे हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हीरू के कहनीज। क्या है? हीरू के कहनीज। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास है। तो इसके हिसाब से जो पंडित बंशीधर पांडे जी है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार है। क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी रचना का नाम याद रखिए, हीरू के कहनीज। ठीक है, और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे 3rd नंबर पर है पंडित मुकुटधर पांडे जी। कौन है? पंडित मुकुटधर पांडे जी। ये जो पंडित मुकुटधर पांडे जी हैं, ठीक है, जैसा कि नाम क्या है इनका? मुकुटधर। तो अगर आप मुकुट पहनोगे तो इसकी छाया बनेगी कि नहीं? बनेगा ना। मतलब मुकुट के जो छाया हो देख के पता चल जाएगा कि इन्होंने मुकुट पहना है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये जो मुकुटधर पांडे जी हैं इन्हें हिंदी में छायावाद का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। ठीक है, मीन छत्तीसगढ़ में और हिंदी में भी छायावाद के प्रवर्तक साहित्यकार है कौन? पंडित मुकुटधर पांडे। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है छत्तीसगढ़ में, तो कौन है? मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, और साथ ही ये पंडित जो लोचन प्रसाद पांडे जी हैं उनके अनुज भी हैं। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी रचना है इनकी? कुर्री के प्रति। कौन सी रचना है? कुर्री के प्रति। और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है, तो मुकुटधर पांडे की। तो मैं आप सभी को जो भी बता रही हूँ A to Z जैसा जैसा बता रही हूँ वैसा वैसा ही याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलिए, इनकी 2-3 और रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। पहला तो बताई मैं कुर्री के प्रति, उसके बाद पूजा के फूल, सैल बाला, मेरा हृदय दान। क्या नाम है? मेरा हृदय दान। एक बार फिर से सुनिए, कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, सैल बाला, मेरा हृदय दान। कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, सैल बाला, मेरा हृदय दान। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स मेरा हृदय दान भी है और एक और है मेरा हृदय मान। ठीक है, मेरा हृदय मान भी है और मेरा हृदय दान भी है। तो आप दोनों याद रखिए, चाहे मेरा हृदय मान बोले या फिर मेरा हृदय दान बोले, या तो दान रहेगा हृदय के बाद या फिर मान रहेगा, तो दोनों याद रखिए। साथ ही इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने कालिदास जी का जो रचना है मेघदूतम उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है। किसका किया है? मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ इन तीनों साहित्यकारों के बारे में आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन जिन्होंने छत्तीसगढ़ की कल्पना की, मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम स्वप्न दृष्टा कहे जाते हैं, और शायद आप सभी इनसे परिचित भी होंगे और नहीं है तो आज हो जाएंगे। तो इनका नाम क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। क्या नाम है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और बहुत ही नेक दिल इंसान, और साथ ही बोलना चाहिए सामाजिक चेतना में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इनका। मीन्स छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सुधारने में, जो दलित है उनका उद्धार करने में, लोगों के अंदर सकारात्मक भाव पैदा करने में, उनके अंदर उत्साह जगाने में, और साथ ही क्रांतिकारी भावना पैदा करने में, और साथ ही कैसे विचारधारा के थे? गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं इन्हें छत्तीसगढ़ी काव्य के भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ी काव्य के भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही प्रेरणादायक है। कैसी है? बहुत ही प्रेरणादायक है। अब प्रेरणादायक क्यों? क्योंकि वो समय जब था, इनका समय था। देखिए किसी की भी रचनाएं जो होती है ना उनके समय पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसा समय था। जैसे पहले जो भी रचनाएं होती थी या तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए सबके अंदर उत्साह भरने के लिए होता था,
और जो चूंकि समाज में इतनी कुरीतियाँ थी, महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार जो भी था, वैसे अभी भी है, लेकिन उस समय कुछ अलग चीज़ें थी। हिंदू धर्म में बहुत सारी प्रथाएं वगैरह था, जिसमें जो महिलाएं थी उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से प्रतिकार किया जाता था महिलाओं का। तो इन सब के प्रति पहले बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती थी। तो इन्हीं में से एक है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जो भी उसी टाइम से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है वो लोगों को उत्साह करने के लिए लिखा है, ठीक है, लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो कि हमारा जो संस्कृति है, मीन्स जैसे विष्णु पुराण आपने अगर देखा होगा तो इसमें ध्रुव के बारे में बहुत ही अच्छा बताया गया है, ठीक है, प्रहलाद के बारे में कि ये बच्चे होकर भी इनमें इतना साहस था, इन्होंने अपने आत्मविश्वास से सब कुछ हासिल कर लिया, मतलब परमात्मा पर इतना विश्वास, भगवान के ऊपर इतना विश्वास था, उसी विश्वास के आधार पर बचपन में ही इन्होंने बहुत भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तो ऐसा ही रचनाएं उन्होंने लिखा जिससे सभी के अंदर उत्साह आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को मैं जितनी भी रचनाएं बताऊंगी वो इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को इनका बैकग्राउंड बता दिया। अगर किसी भी इंसान की रचनाओं को याद करना हो ना, तो उनका बैकग्राउंड जान लीजिए। अगर आप बैकग्राउंड जान जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि इनकी रचनाएं कैसी हो सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप सभी को मेरे एक बार बोलते ही इनकी रचनाएं याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो इनकी रचनाएं देखिए, तो इनकी रचनाएं हैं ध्रुव चरित्र, ठीक है, क्या है, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ठीक है, पहला क्या है, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, और दोनों क्या है, नाटक है। क्या है फ्रेंड्स, दोनों नाटक है, ठीक है। साथ ही इन्होंने क्या लिखा है, दान लीला, क्या लिखा है, दान लीला, जो कि कृष्ण लीला पर श्रृंगार प्रधान की रचना है। हो सकता है आपको पूछा जाए कि जो दान लीला है वो किस रस पर आधारित है, तो ये श्रृंगार प्रधान है, ठीक है। कैसी रचना है ये, श्रृंगार प्रधान मीन्स कृष्ण की लीला पर आधारित है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, इनकी और रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं आप सभी को बता देती हूँ। अगर हम इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो इनके कुछ रचनाएं हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो काव्य है, तो काव्य के अंतर्गत आएगा दान लीला, ठीक है, दान लीला आएगा जो कि कृष्ण लीला पर श्रृंगार प्रधान रचना है। फिर है काव्य अमृत, क्या है, काव्य अमृत वर्षिणी, काव्य अमृत वर्षिणी एक साथ है, ठीक है, काव्य अमृत वर्षिणी, राजीव प्रेम पीयूष। एक बार फिर से सुनिए, क्या है काव्य इनका, छत्तीसगढ़ी दान लीला भी बोल सकते हैं और दान लीला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है काव्य अमृत वर्षिणी है, राजीव प्रेम पीयूष, ठीक है, क्या है, राजीव प्रेम पीयूष, ये इनकी रचनाएं हैं। अब आगे देखिए, खंड काव्य इन्होंने लिखा है कंसवध, कैसा लिखा है रचना, कंसवध में जैसे कि आप सभी को बताइए कि इन्होंने लोगों के अंदर सकारात्मक एनर्जी भरा, ठीक है, मीन्स उत्साह दिलाया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि कंसवध, तो कंस का वध भी जो श्री कृष्ण जी है उन्होंने बचपन में ही किया था, ठीक है। तो मीन्स इन्होंने जो भी छत्तीसगढ़ के जो बच्चे थे उनके अंदर पहले से उत्साह भरा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका खंड काव्य है कंसवध, याद रखिए। जैसे नाटक बताई मैं आप सभी को, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ठीक है। वैसे ही इनका काव्य है कुछ, इनके अंत उपन्यास भी है, करुणा पच्चीसी, क्या नाम है, करुणा पच्चीसी, और साथ ही कृष्ण जन्म आख्यान भी है। मीन्स ये कुछ समय के लिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो भी क्रांतिकारी थे उनको जेल में तो डाल ही दिया जाता था। तो जब ये जेल में थे तब इन्होंने एक रचना लिखी, श्री कृष्ण जन्म आख्यान, क्या लिखा है, श्री कृष्ण जन्म आख्यान। और इसके साथ ही इनका एक और उपन्यास है, सच्चा सरदार। तो 3 उपन्यास हो गए, करुणा पच्चीसी, श्री कृष्ण जन्म आख्यान, सच्चा सरदार, श्री कृष्ण जन्म आख्यान और सच्चा सरदार, ठीक है फ्रेंड्स। और एक पत्रिका भी इन्होंने चलाया था, दुलौरा, क्या नाम था, दुलौरा या फिर दुलरुआ करके भी बोलते हैं। तो सभी याद रखिए, दोनों में से कोई भी नाम आए इस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हम सभी देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कौन है, कौन है फ्रेंड्स, गैस कर सकते हैं, नहीं कर सकते यार, मैं ही बता देती हूँ, जगन्नाथ प्रसाद भानु जी। कौन है फ्रेंड्स, जगन्नाथ प्रसाद भानु जी। ये जो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी हैं, ये हिंदी के प्रथम पिंगल शास्त्री हैं। क्या है, हिंदी के प्रथम पिंगल शास्त्री है। मीन्स ये छंद शास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता है, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ के छंद का मर्मज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में छंद का मर्मज्ञ कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो लगभग छंद से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहली रचना है इनकी छंद प्रभाकर, क्या है, छंद प्रभाकर। दूसरी रचना है छंद सारावली, पहली रचना है छंद प्रभाकर, दूसरी रचना है छंद सारावली,
छंद प्रभाकर, छंद सारावली, छंद प्रभाकर, छंद सारावली। और एक और रचना है काव्य प्रभाकर। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं सभी की, लेकिन मैं आप सभी को वही रचनाएं बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी इन सबको जरूर याद रखिए, कम से कम मैं जितना बता रही हूँ उतना जरूर याद रखिए। तो कौन कौन सी है? छंद प्रभाकर और छंद सारावली, छंद प्रभाकर, छंद सारावली और काव्य प्रभाकर। और ये हिंदी के प्रथम पिंगल शास्त्री हैं, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? छंद शास्त्र के मर्मज्ञ कहे जाते हैं। इनका नाम क्या है? जगन्नाथ प्रसाद, और इन्हें भानु के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी इनके नाम को या फिर हमेशा जगन्नाथ प्रसाद भानु करके लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम सब चीज देखने वाले हैं केयूर भूषण जी के बारे में। ये जो केयूर भूषण जी हैं, ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार माना जाता है। क्या माना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार माना जाता है, क्योंकि इनकी एक रचना है रारी ब्राह्मण की दुर्दशा। क्या है? रारी ब्राह्मण की दुर्दशा, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंध है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंध है। तो ये जो केयूर भूषण जी है, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार माना जाता है। तो आप सभी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है केयूर भूषण जी, और प्रथम निबंध कौन सा है? रारी ब्राह्मण की दुर्दशा। क्या है? रारी ब्राह्मण की दुर्दशा। और इनके और भी महत्वपूर्ण रचना है, जैसे कुल के मर्जाद। क्या है? कुल के मर्जाद और फुटहा करम। क्या है? कुल के मर्जाद और फुटहा करम। क्या क्या रचनाएं हैं? कुल के मर्जाद और फुटहा करम। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट साहित्यकार की ओर। तो अगले इम्पोर्टेंट साहित्यकार है हमारे लिए लखनलाल गुप्त। क्या नाम है इनका? लखनलाल गुप्त, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे लिए, और इनकी रचनाएं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो लखनलाल गुप्त जी की रचनाएं हैं सरगले डोला ऐस। क्या? सरगले डोला ऐस, चंदा अमृत बरसैस। ठीक है, जब स्वर्ग से सरग मीन्स क्या? यहाँ पे सरग का तात्पर्य स्वर्ग। तो स्वर्ग से जब डोला आ रहा था तभी क्या हुआ? चंदा जो है उन्होंने अमृत बरसाया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, मैं आप सभी को बस ऐसे रिलेट करके बता रही हूँ। तो सरगले डोला ऐस, चंदा अमृत बरसैस, सोन पाठ या फिर सोन पातर। ठीक है, सोन पान बोले, सोन पातर बोले, दोनों ही रचनाएं किनकी हैं? लखनलाल गुप्त जी की है। ठीक है, तो याद रखिए, और दोनों ही क्या है? निबंध है। कौन कौन सा? सोन पातर और सोन पान, और साथ ही गोट बात। क्या नाम है? गोट बात। ये इनकी ही रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखिए। तो एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, सरगले डोला ऐस, चंदा अमृत बरसैस, साथ ही हाथी घोड़ा पाल की। क्या है? हाथी घोड़ा पाल की, सुरता के सोन किरण, ये इनकी आत्मकथा है। क्या? सुरता के सोन किरण, ये इनकी आत्मकथा है। और रचना है इनकी सुआ हमर संगवारी। क्या नाम है इनकी रचना का? एक सुआ हमर संगवारी। और ये सभी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन कौन सा? चंदा अमृत बरसैस, सोन पातर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सोन पातर है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहीं पे सोन पाल लिखा हुआ है, कहीं पे सोन पान लिखा हुआ है, और कहीं पर सोन पातर लिखा हुआ है। तो आप तीनों ही याद रखिए, सोन पाल बोले, सोन पाठ बोले, या फिर सोन पातर बोले, या फिर सोन पान बोले। तीनों ही जब भी आए तो आप सभी लखनलाल गुप्त ही लगाइए। और ये जो सोन पातर या फिर सोन पाल है, वो 11 निबंधों का संग्रह है। क्या है? 11 निबंधों का संग्रह है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो एक बार फिर से सुनिए, इनकी रचनाएं कैसे याद रख सकते हैं? सरगले डोला ऐस, चंदा अमृत बरसैस, हाथी घोड़ा पाल की, सुआ हमर संगवारी, सोन पातर। ठीक है, सुआ हमर संगवारी, सोन पातर। और इनकी आत्मकथा है सुरता के सोन किरण। क्या नाम है? सुरता के सोन किरण। तो वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आप सभी इतना ही याद रखें। साथ ही इनके 2 काव्य भी है, जिन्हें भी मैं बताते रही हूँ। वैसे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी याद, थोड़ा सा अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। तो इनके काव्य है सैनिक गान सत्यमेव जयते। क्या? सैनिक गान सत्यमेव जयते, पदम प्रभा संझौती के बेरा। सैनिक गान सत्यमेव जयते, प्रथम पदम प्रभा संझौती के बेरा। सैनिक गान सत्यमेव जयते, सैनिक गान सत्यमेव जयते, पदम प्रभा संझौती के बेरा, प्रथम पदम प्रभा संझौती के बेड़ा। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की ओर। तो अगला साहित्यकार है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कौन है? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। ये जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी है,
ये क्रांतिकारी समाज सेवक थे, ठीक है, और साथ ही सजग साहित्यकार है, ठीक है। मीन समाज के लिए इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो समाज से रिलेटेड है। वो आप सभी जब इनकी रचना का नाम ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? करम छढ़ा, क्या? करम छढ़ा, लेड़गा ऊंच नीच, करम छढ़ा लेड़गा ऊंच नीच, बेटवा बिहाव किसान करलई जनरल सिंह। करम छढ़ा ऊंच नीच लेड़गा बेटवा बिहाव किसान करलई और जनरल सिंह, ये इनकी रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की ओर। तो हमारे अगले साहित्यकार है शिवशंकर शुक्ल जी। और ये जो शिवशंकर शुक्ल जी है, इनकी दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और दोनों ही एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। पहली रचना है दीना के अंजोर, क्या है? दीना के अंजोर। और दूसरी रचना है मूंगरा, और दोनों ही उपन्यास है। पहली रचना है दीना के अंजोर, दूसरी रचना है मूंगरा, और दोनों ही उपन्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले साहित्यकार की ओर। साहित्यकार हैं आप सभी के लिए हरि ठाकुर जी। और ये जो हरि ठाकुर जी है वो एक देशभक्त इंसान है। छत्तीसगढ़ के में की जो माटी है उसके प्रति इनका बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है। तो इन्होंने सबसे पहली रचना लिख दिया है जय छत्तीसगढ़। क्या लिख दिया है? जय छत्तीसगढ़। उसके बाद लिखा है धान के कटोरा, ठीक है। पहली रचना है इनकी जय छत्तीसगढ़, दूसरी रचना है धान की कटोरा। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट रचनाएं बता रही हूँ। तो आप सभी याद रखिए, इनकी रचनाएं हैं जय छत्तीसगढ़, धान के कटोरा, नए विश्वास के बादल, लोहे के नगर। जय छत्तीसगढ़ क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की माटी से बहुत ही प्रेम करते थे। तो सबसे पहली रचना आप सभी याद रख सकते हैं कि इनकी पहली रचना कौन सी है? जय छत्तीसगढ़। दूसरी है धान के कटोरा, फिर है नए विश्वास के बादल, लोहे के नगर। नए विश्वास के बादल, लोहे के नगर। और जो छत्तीसगढ़ है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो दूसरी फिल्म बनी थी कौन सी? घर द्वार, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म है घर द्वार। इसके गीतकार भी हरि ठाकुर जी ही रहे हैं। और आप सभी को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये जो हरि ठाकुर जी है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो बहुत ही फेमस पर्सन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, उनके बेटे हैं। कौन? हरि ठाकुर जी। और प्रसिद्ध गीतकार है ये, ठीक है। जैसे कि मैं आप सभी को बताया कि दूसरी छत्तीसगढ़ जो फिल्म है घर द्वार, उसके गीतकार भी यही रहे थे। कौन? हरि ठाकुर जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने अगली रचना अगले साहित्यकार की ओर। तो अगले साहित्यकार है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो कौन है? और साथ ही एक ऐसा साहित्यकार है, ये हंसाने वाले साहित्यकार है। मीन्स ये हास्य साहित्यकार है। मीन्स अपने हास्यजनक जो रचनाएं हैं उसके माध्यम से इन्होंने जो समाज है और इसकी जो व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा कटाक्ष किया है। तो इनकी रचनाएं, और ये साहित्यकार कौन है? रामेश्वर वैष्णव जी। कौन है? रामेश्वर वैष्णव जी। और इनकी पहली रचना है अस्पताल बीमार है। क्या रचना है? अस्पताल बीमार है। मीन्स इन्होंने व्यंग रचा, थोड़ा सा व्यंग कसा है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। मीन्स अस्पताल ही इतना खराब होता है, तो मतलब वहाँ की व्यवस्था इतनी खराब होती है तो फिर वहाँ कैसे किसी का इलाज हो सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा व्यंग कसा है। तो इनकी पहली रचना है अस्पताल बीमार है, ठीक है। फिर दूसरी रचना है नोनी बेंद्री। क्या नाम है? नोनी बेंद्री। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि गांव में भी आजकल कितना ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया, पाश्चात्य जो सभ्यता है उसको अपनाते जा रहे हैं लोग। तो इस पर थोड़ा सा व्यंग कसा इन्होंने, और इनकी रचना है नोनी बेंद्री, ठीक है। तो आप सभी को याद हो गया होगा रामेश्वर वैष्णव जी की दो महत्वपूर्ण रचनाएं। कौन कौन सी रचना है इनकी दो महत्वपूर्ण? पहला है अस्पताल बीमार है और दूसरी रचना है नोनी बेंद्री। क्या है? नोनी बेंद्री, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसी एक और जो साहित्यकार है जो भी ऐसी रचनाएं लिखते हैं, मीन्स थोड़ा सा हास्य वाला रचनाएं लिखते हैं, और वो रचनाकार है सुरेंद्र दुबे जी। कौन है? सुरेंद्र दुबे जी। और इनकी रचना है मोर पड़वा गंवागे। पहली रचना है इनकी मोर पड़वा गंवागे और दूसरी रचना है बछड़ू, ठीक है। पहली रचना है मोर पड़वा गंवागे और दूसरी रचना है बछड़ू। और ये जो मोर पड़वा गंवागे है इसी पर ही जो प्रसिद्ध लोक कलाकार है रामचंद्र देशमुख, इन्होंने इस मोर पड़वा गंवागे जो रचना है इस पर ही एक नाटक भी बनाया है। मीन्स हास्य व्यंग के लिए जो रामचंद्र देशमुख जी हैं उन्होंने मोर पड़वा गंवागे का ही प्रयोग किया था, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक कलाकार है रामचंद्र देशमुख। इन्हें छत्तीसगढ़ में लोक कला का उद्धारक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इन्हें? छत्तीसगढ़ में लोक कला का उद्धारक कहा जाता है। जो दो महत्वपूर्ण पार्टी हैं, देहाती कला मंच और साथ ही चंदेनी गोंदा, इनकी जो रचना इन्होंने ही की है, मीन्स इसका जो संगठन किया है वो रामचंद्र देशमुख जी ने ही किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दी हूँ। और आगे जब मैं आप सभी को लोक कलाकार के बारे में बताऊंगी तो इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगी कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले साहित्यकार की ओर। तो अगला साहित्यकार है आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है दानेश्वर शर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका? दानेश्वर शर्मा। ये जो दानेश्वर शर्मा जी है, जैसा कि आप सभी जैसे कि नाम भी क्या लिखा हो, दानेश्वर शर्मा, तो इन्होंने सबसे पहले ही लिख दिया बेटी के विदा। तो बेटी का विदा करना क्या कहलाता है? कन्यादान ही कहलाता है ना। तो याद रखिए आप सभी कि दानेश्वर शर्मा जी की पहली रचना कौन सी है? बेटी के विदा। ठीक है, बेटी के विदा, लव और कुश और हर मौसम में छंद लिखूंगा। ठीक है, बेटी के विदा, लव कुश और हर मौसम में छंद लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ही बहुत और भी रचनाएं हैं, बस जितने रचनाएं मैं बताई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और रचनाएं हैं जो मैं आप सभी को बता देती हूँ। मड़ई, ठीक है, इसके बाद की रचनाएं बता रही हूँ। ठीक है, मड़ई लिख दिया उन्होंने, तपत कुरु भाई तपत कुरु लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? तपत कुरु भाई तपत कुरु। और साथ ही लिखा है छत्तीसगढ़ के लोकगीत। एक्चुअली में ये जो दानेश्वर शर्मा जी है, इनका लोक कला महोत्सव की शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोक कला महोत्सव जो होता है, इसका स्टार्ट करने में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। तो इनकी रचना भी है एक छत्तीसगढ़ के लोकगीत। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ के लोकगीत। उसके बाद है उखरे बर सम्मान। ठीक है, उखरे बर सम्मान, इसका मतलब यह है कि उनके लिए सम्मान। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? उनके लिए सम्मान। तो छत्तीसगढ़ी में उन्होंने क्या लिखा है? उखरे बर सम्मान। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार, उनका नाम है कपिलनाथ कश्यप जी। ये जो कपिलनाथ कश्यप जी हैं, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैं आप सभी को जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि अब बहुत ही लंबा हो रहा है वीडियो। इसके अलावा मुझे आप सभी को कपिलनाथ कश्यप जी के अलावा जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं उनके बारे में भी बताना है। तो ये जो कपिलनाथ कश्यप जी है, इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं, उनका नाम बता रही हूँ मैं। गुरावट विवाह। ठीक है, क्या है? गुरावट विवाह। फिर है सीता की अग्नि परीक्षा। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने? गुरावट विवाह, सीता की अग्नि परीक्षा। फिर है नवा बिहान। क्या है? नवा बिहान। डहर के कांटा डहर के फूल। क्या लिखा है? डहर के कांटा डहर के फूल। अंधियारी रात। ठीक है, डहर के कांटा डहर के फूल और अंधियारी रात। साथ ही ये जो कपिलनाथ कश्यप जी हैं, इन्होंने को छत्तीसगढ़ का भागीरथ कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि भी कहा जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण इतिहासकारों के बारे में जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोपाल प्रसाद मिश्र जी के बारे में। किनके बारे में देखेंगे? गोपाल प्रसाद मिश्र जी। ये जो गोपाल प्रसाद मिश्र जी है, वो रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे उनके राज कवि थे। ठीक है, एवं दीवान थे। क्या थे? रतनपुर के राज कवि थे और दीवान थे। और रतनपुर में किनका शासन था? कलचुरी। ठीक है, तो जो कलचुरी शासक थे, इन्हीं के जब शासन चल रहा था उसी टाइम पर थे ये। और ये छत्तीसगढ़ में हिंदी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिन्हें आप सभी को याद रखना है। तो ये रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं खूब तमाशा। ठीक है, खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि। खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित। ठीक है, खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि। और ये जो भक्ति चिंतामणि है, क्या ये जो भक्ति चिंतामणि है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे इनकी सारी रचनाएं लगभग एग्जाम में आ चुकी है, जिनमें से खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित, रतनपुर महात्म्य। क्या? रतनपुर महात्मा। चूंकि ये रतनपुर के राजकवि थे तो रतनपुर के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर लिखेंगे ना। तो रतनपुर महात्मा, ये जो सारे हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जैमिनी, अश्वमेध और राम प्रताप भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? जैमिनी, अश्वमेध और राम प्रताप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। गोपाल प्रसाद मिश्र जी के बाद ये और क्या थे? ये कवि थे। ठीक है, याद रखिए गोपाल प्रसाद मिश्र जी कवि थे और छत्तीसगढ़ में हिंदी के प्रथम सशक्त क्या है? कवि है। अब आगे है माखन चंद्र मिश्र। ये जो माखन चंद्र मिश्र जी है, ये गोपाल मिश्र के ही
पुत्र थे। ठीक है, क्या है? गोपाल प्रसाद मिश्र जी की पुत्र है कौन? माखन चंद्र मिश्र जी। और इन्होंने इनके जो पिता थे गोपाल प्रसाद मिश्र, उनकी जो रचना थी राम प्रताप, इसी को ही पूर्ण किया है। ठीक है, गोपाल प्रसाद मिश्र की जो रचना थी राम प्रताप, इसी को ही पूर्ण किया इनके बेटे माखन चंद्र मिश्र जी ने। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे बाबू रेवाराम जी है, ये भी इतिहासकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो बाबू रेवाराम जी है, ये भी कहाँ थे? कलचुरी शासक जो थे, इन्हीं के शासनकाल में थे। ठीक है, तो इन्होंने भी जो रचनाएं लिखी है वो भी उनसे ही रिलेटेड हैं और कुछ अलग रचनाएं भी लिखी हैं। तो बाबू रेवाराम की रचनाएं हैं विक्रम विलास। क्या है? विक्रम विलास, कृष्ण लीला, नर्मदा कंटक भी बोलते हैं और नर्मदाष्टक भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, नर्मदा कंटक भी याद रखिए, नर्मदाष्टक भी याद रखिए। गीता माधव, तवारी के है वंशी की रामायण दीपिका, इसका फुल नाम है तवारी के है वंशी की रामायण दीपिका। साथ ही रामाश्वमेध। ठीक है, क्या लिखा है? रामाश्वमेध भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रामाश्वमेध भी लिखा हुआ है। तो इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, सभी रचनाएं याद रखिए। विक्रम विलास, कृष्ण लीला, नर्मदाष्टक, गीता माधव, तवारी के है वंशी की रामायण दीपिका और रामाश्वमेध। क्या? रामाश्वमेध। इसके बाद है इतिहास का लक्ष्मण कवि। ये जो लक्ष्मण कवि है, इनकी रचना है भोसला वंश प्रशस्ति। क्या है? भोसला वंश प्रशस्ति। ठीक है फ्रेंड्स, इस लास्ट का मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आप सभी, मैं जितना भी इम्पोर्टेंट रचनाएं बताई हूँ उसे ज़रूर याद रखिए। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसे मिस करना आप सभी के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। ठीक है, तो मैं जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताई हूँ इसे ज़रूर याद रखिए, और नहीं याद रखेंगे तो आप सभी का ही नुकसान होगा। भाई मैं वीडियो बना सकती हूँ, आप सभी को बोल सकती हूँ, लेकिन याद तो आपको ही करना है। ठीक है, मैं 2 से 3 बार वैसे भी वीडियो में बोलती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद हो ही जाएगा। तो कम से कम 2 बार तो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, अगर आप सभी को एक बार में ही याद नहीं होता है तो। क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आप अपने साथ ही गद्दारी करेंगे, अपने होने वाले एग्जाम के साथ गद्दारी करेंगे, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो वीडियो मैं जिस दिन अपलोड करती हूँ उस वीडियो को उसी दिन कम से कम 2 बार देख के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप सभी कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप सभी के लिए उससे भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी सुझाव भी दे सकते हैं, जैसा भी आप सभी को लगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और जितने भी लोग देखते हैं कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जितना टाइम आपको देखने में लगता है, लाइक करने में मिली सेकेंड का ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक करने में कंजूसी कैसी? जब आपको बेनिफिट मिल रहा है, किसी के वीडियो को देखकर अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करिए, तो लाइक करिए। और जो भी नए व्यूअर्स है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से कर पाए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बोलती हूँ, लाइक करिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।